तो 1960 के दशक में अमेरिका ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने अपने जो सबसे बड़े वॉरशिप था यूएसएस एंटरप्राइज, उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया। तो इसका फायदा ये हुआ था कि अगर मान लीजिए अगर उसको डीजल से चलाया जाता तो उसको आराम से 10 से 14 दिन के बाद बार बार रिफ्यूल करना पड़ता। बट ऑन द अदर हैंड इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर था तो उसको हर 3 से लेकर 5 साल के बीच में ही रिफ्यूल करना पड़ता था। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी एंड फर्स्ट टाइम दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर पावर है उसका अगर सिविलियन सेक्टर में इस्तेमाल करे, अच्छे काम में इस्तेमाल करे तो कितना फायदा पहुंचा सकता है। एंड आज की डेट में जो ये टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस हो गई है और अमेरिका जितने भी वॉरशिप्स बनाता है एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के, उसमें ये इंड्योरेंस 25 से 50 साल तक होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर उसमें एक बार फ्यूल डाल दे तो उसकी दोबारा जो रिफिलिंग होगी वो 25 से 50 साल के बाद ही होगी। सो आने वाले 500 सालों में अगर इंडिया को भी अगर अपनी बिजली की जो समस्या का समाधान करना है तो उसको भी कुछ ऐसे ही रेडिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे एंड इस साल गवर्नमेंट ने उठा भी लिया है। तो आज की वीडियो में गाइस हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा माजरा है क्या प्राइवेटाइजेशन का, स्पेशली न्यूक्लियर पावर में, इससे हम पर और आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए गाइस, आई एम प्रिंस एंड बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक पेट्रोल की कार है एंड गवर्नमेंट के कहने पे मैंने उस कार को बेच दिया और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया महिंद्रा का, जो भी लेटेस्ट है BE6E, क्योंकि उससे गवर्नमेंट ने मुझे रीजन दिया था कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है और गर्मी भी ज्यादा बढ़ रही है बाय डिफॉल्ट। तो मैंने इसी तर्क को रखते हुए मैंने कार तो परचेज कर ली। बट पर क्या हुआ, एक दिन मैं ट्रैफिक में बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में आया कि यार ये भी तो बिजली से चल रही है और ये बिजली यहाँ कहाँ से रही है। तो मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च करा और बाद में पता लगता है मेरे को कि इंडिया में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसमें से 75% जो बिजली है वो कोयला जला के हो रही है। तो जो ये रैशनल दिया गया था कि जो बेनिफिट्स है ईवी कार के कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल के, वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। बिकॉज पहले तो घर पे हमारी टीवी भी चलती थी, फ्रिज भी चलता था, एसी भी चलता था और बहुत सारे अप्लायंसेस भी चलते थे। पर अब मैं उस पर एक और लोड डाल रहा हूँ, वो है अपनी कार का। तो इससे जो पावर प्लांट्स है, खासकर जो थर्मल पावर प्लांट्स है, तो उन पे और ज्यादा लोड पड़ रहा है ताकि वो और बिजली को प्रोड्यूस करे एंड वो तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो और कोयले को बर्न करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो गर्मी है वो और बढ़ती रहेगी साथ के साथ। तो देखिए, जो ये ख्याल है ये मेरे दिमाग में अकेले नहीं आया, मेरे से पहले ये गवर्नमेंट के दिमाग में आ चुका था एंड उन्होंने भी सोचा क्यों ना हम किसी तरीके से न्यूक्लियर पावर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं ताकि जो ये डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है कोयला जला के, ये टोटली खत्म करा जा सके, क्योंकि उसमें जो कार्बन एमिशन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है ऑलमोस्ट। तो देखिए, यूरेनियम के बहुत फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर 1 किलो कोयला है तो उससे मैं बस एक घर को ही पावर दे पाऊंगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास 1 किलो यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने में, तो उससे मैं ना ही 100, ना ही 1000, ना ही 10,000, ना ही 1 लाख, बल्कि मैं उससे टोटल 30 लाख घरों को बिजली दे सकता हूँ। तो ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डिस्प्रपोर्शन है एनर्जी के मामले में कि जो एक पैलेट होती है जो यूरेनियम को गोली के रूप में बनाते हैं बाद में प्रोसेस करके, तो वो 10,000 टन कोयले के बराबर होती है, जो कि इक्वल होती है पूरी एक लंबी मालगाड़ी के बराबर। तो इससे ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की वो वैसे ही खत्म हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट करती है तो उसके जो कई सारे जो प्रॉब्लम होती है खासकर कोयला जलाने में, जैसे कि हवा का, तो हवा भी ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगी एंड बाय डिफॉल्ट जो कार्डियोवैस्कुलर, दिल की या फिर लंग्स की बीमारियां, तो वो इंडिया में ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाएगी और हमें साफ हवा देखने को भी मिलेगी। बट आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर इसके इतने सारे फायदे हैं तो यार गवर्नमेंट हमारी कुछ कर क्यों नहीं रही है चीज को लेके। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। सो देखिए, अगर मैं पूरी चीज को समाप्त करूँ तो उसमें एक चीज निकल कर आएगी, वो है कॉस्ट की। तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी इंडिया कोयला परचेज करता है तो हमें वो उसका भाव पड़ता है 400 रुपए पर किलो के, और अगर थोड़ा अच्छा है तो वो पड़ेगा हमें 500 रुपए पर किलो का। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम यूरेनियम परचेज करते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फिर रशिया से, तो जो 1 किलो यूरेनियम हमें पड़ता है वो पड़ता है आराम से 16 से 17,000 रुपए का। एंड उसमें भी एक कैच ये होता है कि जो यूरेनियम होता है रॉ फॉर्म में, उसको भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका भी जो प्रोसेस करके जो इस्तेमाल करा जाता है उसमें से हमें 100 से 150 ग्राम यूरेनियम मिलता है, जिसके हम बाद में पैलेट्स बनाते हैं, छोटी छोटी गोलियां, एंड फिर उसको फर्दर जाके रिएक्टर में इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे पुराने टाइम में, खासकर हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार हमारे पास थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार है एंड आई होप आपने भी सुना होगा थोरियम के बारे में कि सबसे ज्यादा रिजर्व्स है वर्ल्ड में, वो इंडिया के पास पाए जाते हैं 25%। तो क्यों ना हम थोरियम का इस्तेमाल करें यूरेनियम की जगह, ताकि हम इससे और भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए।
बट इसमें भी एक कैच आता है। सो देखिए, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे और जो हमारे साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने जब देखा कि यार यूरेनियम की सप्लाई तो काफी महंगी भी बढ़ रही है और थोड़ी लिमिटेड भी है, तो एक काम करते हैं, हम यूरेनियम तो बना नहीं सकते, ना ही हम उसको और कहीं से लेके आ सकते हैं, तो एक काम करते हैं, जितनी एनर्जी हम यूरेनियम से निकाल पा रहे हैं तो क्यों ना जितना यूरेनियम हमारे पास आ रहा है तो उससे और एनर्जी क्यों ना बनाई जाए, थोड़े से टेक्नोलॉजिकल चेंज करके, थोड़ा सा और जुगाड़बाजी करके। एंड इसी में जो सबसे बड़ा रोल है वो आता है होमी जहांगीर बाबा का। तो उन्होंने 3 स्टेप्स दिए थे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो थोरियम जो है, जिसके ऊपर हम डिपेंड है, हमारी होप्स डिपेंड है, क्या हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल के चला सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसको यूरेनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड यूरेनियम इसको तभी कन्वर्ट करा जा सकता है जब हम इसको प्लूटोनियम के साथ मिक्स करें। एंड हाँ, ये वही प्लूटोनियम है जिसका इस्तेमाल थोड़ा सा रिफाइन करके परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होता है। जो ये फिशन मटीरियल है प्लूटोनियम, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है बनाना, एंड ये एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि नॉर्मल रिएक्टर होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। तो उसमें इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो प्लूटोनियम होता है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार क्यों ना कुछ एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं, कुछ एक ऐसा रिएक्टर बनाते हैं ताकि उसमें हम अगर थोड़ा सा प्लूटोनियम डालें तो और भी ज्यादा प्लूटोनियम निकल जाए। इसी सोच पे हमने बनाया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो अगर इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि मान लीजिए कि अगर आपने कार परचेज करी है और आपने उसको पेट्रोल डाल के चलाना है, बट क्या हो कि अगर आप उसमें पेट्रोल डाल भी रहे हो पर वो पेट्रोल खर्च भी कर रही है और साथ के साथ नया पेट्रोल भी बना रही है। तो यस, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये एक बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और इस पे भी टेस्टिंग चल रही है। और रिसेंटली अभी 2024 में इंडिया ने पहला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसका टेस्ट रन कर लिया है, और अभी फंक्शनल होने में इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट हम काफी करीब है। तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसका काम ये होता है कि इसमें थोड़ा सा प्लूटोनियम डालेंगे, ये इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, एंड बदले में उसका क्या होगा कि हमें और भी ज्यादा प्लूटोनियम मिलेगा, एंड जो एक्सेस प्लूटोनियम होगा उसको हम थोरियम के साथ मिक्स करके उसको यूरेनियम में कन्वर्ट करेंगे। एंड जैसे हमारे पास यूरेनियम आ जाएगा तो हम उसको प्रोसेस करके फिर से उसको रिएक्टर में डाल के और बिजली बना सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती है, अगर इंडिया किसी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, तो इंडिया आने वाले आराम से 400 से 500 साल तक एनर्जी के जो डिपेंडेंस है वो पूरी तरीके से खत्म कर सकता है दूसरे देशों पे। तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है गवर्नमेंट को वो है कॉस्ट की। तो देखिए, हमारी गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो है लिमिटेड, क्योंकि उससे हमारी जो इंटरनेशनल लोन्स है उसके लोन्स भी पे करने पड़ते हैं, उसके जो इंटरेस्ट है वो भी पे करने पड़ते हैं, सरकार को एजुकेशन भी खर्च करना पड़ता है, सरकार को ब्रिजेस बनाने हैं, सड़क बनानी है, हेल्थ पे भी खर्च करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि सरकार में जो इसकी जो कॉस्ट है, अपफ्रंट कॉस्ट होती है न्यूक्लियर पावर की, ये सह नहीं पाएगी। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, इस साल एक बिल पेश करा जिसमें ये बताया गया है कि जो प्राइवेट एंटिटीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अडानीज एंड अंबानीज एंड रिलायंस, अब इनको भी अलाउ करेगी गवर्नमेंट कि ये न्यूक्लियर सेक्टर में घुसे, अपने प्रॉपर तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो बनाए और एनर्जी को प्रोड्यूस करे एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो कोल की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और उससे नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो रहा है। एंड सरकार ने अलग से 20,000 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेके। ये वही रिएक्टर है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो वॉरशिप था अमेरिका की, उसमें इस्तेमाल करा गया था, जिसके अलग फायदे होंगे। सो देखिए, अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं और एक आर्गुमेंट दूं उस पूरी चीज के फेवर में, तो वो ये है कि हम जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कराते हैं दूसरे देशों से, उसकी जो लागत पड़ती है हमें पड़ती है $150 बिलियन की। एंड ये बहुत ज्यादा है किसी देश के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दूं कि जो हमारे डिफेंस का खर्चा होता है वो भी इसके आधे से भी काफी कम पड़ता है। तो आप खुद सोचिए कि ये हमें कितना ज्यादा डिपेंडेंट बनाती है बाहर के देशों पे। कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे, और अगर हम इंडिया उसको अवॉइड ना करे तो जो फॉरेन पावर्स है, बड़ी बड़ी खासकर जो सुपर पावर्स है, वो ये कर सकती है कि वो टैरिफ्स लगा सकती है जो ऑयल की जो इंपोर्ट है, जो ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस पे कुछ करके उसको रोक के हमारी जो इकोनॉमी है उसको आराम से क्रिपल कर सकती है। एंड हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड यही एक मेन रीजन है कि क्यों जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे देश के पीएम को अपने देश में बुला के सीधा उनके मुंह पे कहते हैं कि हम ब्रिक्स भी तोड़ देंगे एंड हम आपके ऊपर और भी टैरिफ लगाएंगे। तो जो ये पावरलेसनेस है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं है। एंड वो एज सून एज पॉसिबल जो अभी हमारा डिपेंडेंस है ऑयल पे, उसको जल्दी जल्दी खत्म करना चाहेगी। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर के बहुत सारे डेंजर्स है, जैसे कि रेडिएशन, फॉल आउट या फिर कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। एंड ये एक सुपरफिशियल है, इसको कंट्रोल करा जा सकता है अगर काफी प्रिकॉशन ले और सही अप्रोच के साथ काम करे। बट जो रियल डेंजर आता है वो निकल कर आता है उन देशों से जो ऑयल सेल करती है। आप खुद सोचिए कि वो देश, खाड़ी के देश जिनका
प्रॉफिट ही ऑयल सेल करके होता है। अगर उनको कल को ये पता लगे कि इंडिया कल उनसे ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा तो उनको कैसा फील होएगा। तो देखिए वो सीधा मुंह पे तो बोलेंगे नहीं कि आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए ताकि हम तेल बेचे, बट इसका एक रिएक्शन निकल कर आएगा। एंड वो रिएक्शन ये होएगा कि फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट होना, बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ना, इंडिया पे इल्जाम लगाना कि इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, एंड इसी के आड़ में इंडिया पे और भी ज्यादा सैंक्शन और भी ज्यादा टैरिफ लगाना ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको किसी तरीके से कंट्रोल करके दबाया जा सके। एंड ऐसा कई टाइम से होता भी आ रहा है, बट अब जब से हमने थोड़े इंडिपेंडेंस के स्टेप लिए तो यस कुछ कंट्रीज को दर्द होएगा भी और आने वाले टाइम में होगा। सो इस पूरे टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।